नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो वो हॉस्पिटल में जो एक्सपेंस होते हैं उनको कवर करती है, लेकिन कुछ बीमारियां जो कि क्रिटिकल इलनेस जिसको हम कहते हैं, उसमें हॉस्पिटल के खर्चों के अलावा और भी बहुत सारे फाइनेंशियल लॉस होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर किसी को कैंसर हो जाए तो उस केस में वो व्यक्ति शायद बिजनेस पर ना जा पाए, बिजनेस का लॉस होगा, या ऑफिस से उसको काफी लंबे समय तक लीव पर रहना पड़े। तो इस तरह से बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। उस बीच में अगर उसकी कोई ईएमआई जा रही है, हो सकता है कि वो ईएमआई ना पे कर पाए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारा सजेशन ये होता है कि क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी ली जाए। अब क्रिटिकल इलनेस कवर जो होता है, बेसिकली ये क्रिटिकल इलनेस जब होती हैं तो उस केस में या तो एक लमसम पैसा या फिर जो मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए अलग से फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती हैं। लेकिन ये जो क्रिटिकल इलनेस पॉलिसीज हैं ये बहुत अलग अलग तरह की हैं। कुछ राइडर्स के रूप में अवेलेबल हैं, कुछ स्टैंड अलोन पॉलिसीज अवेलेबल हैं। तो इस वीडियो में आज हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, एक बार फिर से आपको याद दिलाऊंगा, यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसको लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं ये सब टाइम निकाल कर रिसर्च करके आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आता हूं, और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें। यदि आपको पसंद ना आए तो आप कमेंट में सुझाव जरूर लिखें ताकि हम इस पर और इंप्रूवमेंट कर सकें। तो दोस्तों, जैसा मैं बता रहा था कि क्रिटिकल इलनेस पॉलिसीज क्रिटिकल सिचुएशन में, क्रिटिकल इलनेस के केस में एक फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती हैं। आपको पता है कि इंडिया में डिफरेंट टाइप्स की इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं। एक होती हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, जैसे कि LIC ऑफ इंडिया या ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, आदित्य बिरला सन लाइफ लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस। इस तरह से लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं। और ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज भी आपको क्रिटिकल इलनेस प्लान राइडर के रूप में, या हो सकता है कुछ इंश्योरेंस कंपनी स्टैंड अलोन भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा दूसरी नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज या जनरल इंश्योरेंस कंपनी होती हैं, जैसे कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ICICI लोम्बार्ड इंश्योरेंस कंपनी, या कुछ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं जैसे कि HDFC एर्गो हेल्थ इंश्योरेंस, रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज, उसमें चाहे आपकी बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस हो, या एक्सीडेंट कवर हो, या फिर क्रिटिकल इलनेस कवर, इस तरह की पॉलिसी हो सकती हैं। जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो होती हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस भी करती हैं, और साथ में बाकी सभी चीजें, चाहे वो मोटर इंश्योरेंस हो, होम इंश्योरेंस हो, इस तरह के इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करती हैं। और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो होती हैं वो बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज और साथ में हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती हैं। अब जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो आपको, जैसा मैंने बताया, कि राइडर के रूप में आपको क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी या क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं। इसका फायदा क्या है? फायदा यह है, जब आप राइडर के रूप में क्रिटिकल इलनेस कवर लेते हैं तो उसका जो प्रीमियम होता है वो कांस्टेंट होता है। आपका जो प्रीमियम होगा, आप यदि अर्ली एज में पॉलिसी ले रहे हैं तो मान लीजिए आपने 30 साल का कवर लिया, तो जो प्रीमियम आपका पॉलिसी लेते समय रहेगा वो 30 साल के लिए वही प्रीमियम आपका एप्लीकेबल होगा। तो ये अच्छा है। एक्सेप्ट ओनली, जैसे कि उस पर GST लगता है तो GST का रेट चेंज हो सकता है, तो वो थोड़ा बहुत GST की वजह से फर्क आएगा, लेकिन जो बेसिक प्रीमियम है वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन इसमें कमियां क्या हैं? देखिए, जब आप कोई टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं तो आपका पर्पस होता है कि रिटायरमेंट की जो एज है वहां तक कवर हो, क्योंकि
ऑब्जेक्टिव होता है कि अनटाइमली अगर डेथ हो जाए तो उस केस में फैमिली के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन होगा, फैमिली को दिक्कत आएगी। उन बातों को ध्यान में रखते हुए यही कोशिश होती है कि 60-65 इयर्स की एज तक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी हो, क्योंकि 60-65 इयर्स के बाद वैसे भी ना तो अर्निंग्स होती हैं और अपने जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी करीब करीब ओवर हो चुकी होती हैं। घर का लोन भी पूरा हो चुका होगा, बच्चों की एजुकेशन भी पूरी हो गई होगी, उनकी शादी भी हो गई होगी, तो इस हिसाब से फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी हो चुकी होती हैं। तो हम कोशिश करते हैं, और मैं तो हमेशा एडवाइस करता हूं कि आप जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो उसका जो टर्म है वो आपके 65 इयर्स की एज तक या 60 इयर्स की एज तक होना चाहिए। अब ऐसे में यदि आप क्रिटिकल इलनेस राइडर लेंगे तो उसका भी टर्म वही होगा 60-65 इयर्स तक। अब क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत आपको नहीं रहेगी, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस या क्रिटिकल इलनेस कवर की जरूरत आपको ओल्ड एज में और भी ज्यादा रहेगी। तो ऐसे में 60-65 इयर्स की एज में अगर टर्म इंश्योरेंस खत्म हो गया और साथ में क्रिटिकल इलनेस भी खत्म हो गया तो उस वक्त शायद आपको, बिकॉज जब एज बढ़ती है तो उस वक्त कुछ छोटी मोटी बीमारियां भी साथ में आ जाती हैं या कोई भी इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक तो उस वक्त आपका जो एग्जिस्टिंग कवर है वो खत्म हो जाएगा, नई पॉलिसी मिल नहीं पाएगी। तो इस हिसाब से यदि आप एज अ राइडर लेते हैं तो यह आपके लिए शायद फायदेमंद नहीं रहेगा। उसके अलावा एक प्रॉब्लम और भी है। यदि मान लीजिए आप कहते हैं कि ठीक है, आज की डेट में जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, टर्म प्लान हैं, वो 99 इयर्स की एज तक भी अवेलेबल हैं। हालांकि मैं आपको सुझाव नहीं दूंगा कि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी आपको लंबे टर्म की लेनी चाहिए, बट अगर आप वो कंसिडर भी करते हैं तो भी आपका जो क्रिटिकल इलनेस कवर है वो 75 इयर्स की एज तक ही अवेलेबल होता है मैक्सिमम। और यदि आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज, वहां पर आप ये देखेंगे कि जो उसका टर्म है क्रिटिकल इलनेस का वो मैक्सिमम 30 इयर्स है, मतलब टिल द एज ऑफ 75 और मैक्सिमम 30 वॉट एवर इज लेस। तो यदि आप 30 इयर्स की एज में एक टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं और उसके साथ आप एक क्रिटिकल इलनेस कवर भी लेते हैं, क्रिटिकल इलनेस राइडर लेते हैं, तो राइडर आपको 75 इयर्स की एज तक भी कवर नहीं करेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैक्सिमम टर्म जो होता है वो यूजुअली आप देखेंगे उसमें 30 इयर्स का टर्म या मैक्सिमम 75 इयर्स ऑफ योर एज। तो यदि आप 30 इयर्स की एज में ये राइडर ले रहे हैं तो 30 इयर्स में नहीं कि 60 इयर्स की एज होते होते खत्म हो जाएगा। तो इस हिसाब से भी मैं आपको बोलूंगा कि ये आपके लिए फायदेमंद नहीं है। दूसरी बात आपको एक और बताता हूं, आप जब एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, टर्म प्लान लेते हैं, मान लीजिए आपने 1 करोड़ की पॉलिसी ली, 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया और साथ में 25 लाख का आपने क्रिटिकल इलनेस राइडर ले लिया। कुछ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज तो इसमें ऐसा करते हैं कि आपका, जैसे फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति ने ये लिया 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस और साथ में 25 लाख का क्रिटिकल इलनेस, और कोई क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस हो गया तो लमसम में 25 लाख पे हो जाएंगे। हालांकि उसके लिए वेटिंग पीरियड भी होता है, और एक कंडीशन ये भी होती है कि किसी को अगर क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस होता है उसके बाद मिनिमम 30 डेज सर्वाइव करने के बाद ही ये बेनिफिट मिलता है। तो मान लीजिए कि ये सब कंडीशन हो गई और वो 25 लाख का जो क्रिटिकल इलनेस राइडर का सम एश्योर्ड है वो मिल गया, और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद यदि उस व्यक्ति की, इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है तो कुछ इंश्योरेंस कंपनी तो पूरा जो सम एश्योर्ड है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का पूरा देती हैं। बट कुछ पॉलिसी में, एग्जांपल के तौर पर बता दूं आपको, जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का आई प्रोटेक्ट प्लान है, तो वहां पर यदि आप आई प्रोटेक्ट प्लान ले रहे हैं
तो अगर आपने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया है और 25 लाख का क्रिटिकल इलनेस राइडर लिया है, तो यदि क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस होती है तो 25 लाख लमसम मिल जाएगा, और उसके बाद जो क्रिटिकल इलनेस राइडर का प्रीमियम था वो प्रीमियम भी पे नहीं करना है। क्रिटिकल इलनेस राइडर का जो सम एश्योर्ड है वो खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गई पॉलिसी, लेकिन जो टर्म इंश्योरेंस है वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन बाद में अगर टर्म के दौरान इंश्योर्ड पर्सन की डेथ होती है तो उस केस में टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़ का था, लेकिन 1 करोड़ का क्लेम नहीं मिलेगा, उसमें से 25 लाख जो कि क्रिटिकल इलनेस का क्लेम लिया था वो कम हो जाएगा, यानी कि सिर्फ 75 लाख का ही डेथ बेनिफिट मिलेगा। तो डेथ बेनिफिट जो टर्म इंश्योरेंस में डेथ बेनिफिट है वो जितना अमाउंट क्रिटिकल इलनेस का क्लेम किया है उससे रिड्यूस हो जाता है, लेकिन ये सेम नहीं है। कुछ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में ऐसी कंडीशन है और कुछ टर्म इंश्योरेंस में ऐसा होता है कि जो क्रिटिकल इलनेस का सम इंश्योर्ड है वो अलग मिल जाएगा, और उसके बाद टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का जो डेथ बेनिफिट है वो पूरा का पूरा इंटैक्ट रहेगा और डेथ होने पर पूरा मिलेगा। तो ये ध्यान रहे कि पॉलिसी टू पॉलिसी वेरी करता है। बट एक बात जरूर ध्यान रखना कि कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में ये जो राइडर आप लेंगे इसमें एक लमसम, यानी कि जिसको हम डिफाइंड बेनिफिट बोलते हैं, उसमें पॉलिसी में कंडीशन होगी कि अगर कैंसर भी होता है तो किस स्टेज में है, और स्टेज वाइज ये डिफाइन होगा पहले से ही कि किस स्टेज में कितना मिलेगा। ऐसा नहीं कि अगर 25 लाख का सम इंश्योर्ड है राइडर का तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरा 25 लाख मिल जाएगा। वो कंडीशंस होंगी कि अगर किस स्टेज में है उस हिसाब से, अगर ये लिखा हुआ है कि क्रिटिकल स्टेज है, अगर स्टेज 4 है और उसमें डिफाइंड है कि स्टेज 4 में पूरा 100% सम इंश्योर्ड मिल जाएगा तो फिर वो मिलेगा। लेकिन अगर लिखा हुआ है कि स्टेज 1 में सिर्फ उसका 25% ऑफ द राइडर सम इंश्योर्ड मिलेगा तो उतना ही मिलेगा। तो ये आपको देखना होगा, लेकिन जो भी मिलेगा वो डिफाइंड बेनिफिट मिलेगा। इसमें आपको ना तो हॉस्पिटल के बिल देने की जरूरत पड़ती है, ना इस बात से मतलब है कि हॉस्पिटल में खर्चा कितना हुआ है। हो सकता है कि खर्चा कम हुआ हो, हॉस्पिटल एक्सपेंस कम हो, लेकिन जो लमसम बेनिफिट है वो ज्यादा मिल जाए, क्योंकि डिफाइंड बेनिफिट है, जो लिखा हुआ है पॉलिसी में उतना पूरा बेनिफिट मिल जाएगा एक बार अगर डायग्नोस हो गई वो इलनेस जो पॉलिसी में लिखी हुई है। पर एक बात ध्यान रहे, यहां पर कुछ पॉलिसी ऐसी होंगी जो कि मान लीजिए 9 या 10 क्रिटिकल इलनेस को कवर करती होंगी, और कुछ पॉलिसीज ऐसी भी होंगी जो कि 30 से भी ज्यादा क्रिटिकल इलनेसेस को कवर कर रही होंगी। तो क्रिटिकल इलनेस राइडर लेते समय या क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी लेते समय ये जरूर ध्यान रखें कि यहां पर सिर्फ प्रीमियम कंपेयर ना करें कि आपने सिर्फ कंपेयर किया कि जिसका प्रीमियम कम है वो बेटर है। यहां पर आपको यह भी देखना है कि किस एज तक पॉलिसी कवर कर रही है और उसका कितने, और वो पॉलिसी कितने क्रिटिकल इलनेसेस को कवर कर रही है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आप एज ए राइडर ले रहे हैं तो इसमें बहुत सारे लिमिटेशन हैं। आपको ये पॉलिसी लाइफ लॉन्ग कवर नहीं करेगी, 30 साल या कुछ मतलब ऐसे लिमिटेड ईयर्स के लिए कवर करेगी। और उसके साथ साथ एक प्रॉब्लम और भी आती है, जब आप एज ए राइडर लेते हैं तो यदि किसी वजह से अपना टर्म इंश्योरेंस टर्मिनेट कर दिया क्योंकि प्रीमियम काफी ज्यादा है, किसी केस में आपने ऐसा सोचा कि नहीं आपको ये पॉलिसी नहीं लेनी है, नहीं रख सकते हैं या अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कुछ भी वजह हो, तो उस केस में दोनों ही पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएंगी। लेकिन यदि आप क्रिटिकल इलनेस कवर सेपरेट लेते हैं और टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी सेपरेटली लेते हैं तो आप ऐसा डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी पॉलिसी रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई भी लायबिलिटी नहीं है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, तो शायद टर्म इंश्योरेंस की जरूरत ना भी हो, लेकिन क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी की जरूरत ऑलमोस्ट हमेशा ही रहेगी, क्योंकि अगर कभी क्रिटिकल इलनेस हो गई तो उसमें फाइनेंशियल जो लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर लोन नहीं भी है या बच्चों के एजुकेशन का खर्चा नहीं भी है तो भी क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो पहली मेरी राय तो यह है कि आप क्रिटिकल इलनेस राइडर ना कंसिडर करें,
उसके बजाय आप क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी जो स्टैंड अलोन पॉलिसी है वो आप कंसिडर करें। अच्छा, यहां पर मैंने कुछ आपको मतलब बहुत सारी पॉलिसीज हैं, सबके तो नहीं, लेकिन कुछ राइडर्स के जो प्रीमियम हैं वो भी मैंने यहां पर आपके लिए एक चार्ट ये बनाया है जिसको आप देख सकते हैं। लेकिन फिर मैं आपको बोलूंगा कि आप एज ए राइडर मेरे हिसाब से कंसिडर ना करें, लेकिन हां यदि आपको लगता है कि राइडर के कुछ अलग से बेनिफिट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में आप वो मेंशन करना ना भूलें। मैं आपके कमेंट्स को बहुत सीरियसली पढ़ता हूं और उसके ऊपर अगर मुझे कुछ लगता है कि ये कमेंट्स के ऊपर और कुछ ऐड किया जा सकता है तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको आंसर भी देता हूं और उसके ऊपर वीडियो बनाने की भी कोशिश करता हूं। तो दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जैसे कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड या फिर एसबीआई जनरल इंश्योरेंस या फिर नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस, इस तरह की कंपनीज, या फिर जो स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं जैसे कि स्टार हेल्थ या एचडीएफसी एर्गो हेल्थ इंश्योरेंस या रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। यहां पर आपको जो क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी मिलेगी उसमें एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी का ऑप्शन रहेगा। तो जिंदगी भर यदि आप ब्रेक नहीं करते हैं तो पॉलिसी को आप साल दर साल रिन्यू करते रह सकते हैं जब तक आप चाहें। तो सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, यहां पर जो प्रीमियम होता है वो कांस्टेंट नहीं होता। यहां पर आपके एज बैंड के हिसाब से, मतलब हो सकता है कि जैसे कि 18 ईयर्स की एज तक एक प्रीमियम होगा, 18 ईयर्स से लेके 25 ईयर्स तक दूसरा होगा, 25 से लेके 35 तक प्रीमियम चेंज हो जाएगा। इस हिसाब से प्रीमियम बैंड होंगे, एज बैंड होंगे, यानी कि 5 ईयर का 10 ईयर का कुछ ऐसा बैंड रहेगा, तो उस हिसाब से आपका प्रीमियम चेंज होगा। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज जब राइडर आपको देती हैं तो वहां पर एक चीज होती है कांस्टेंट प्रीमियम होता है, यहां पर प्रीमियम चेंज होता रहेगा। तो एज के हिसाब से, एज बैंड के हिसाब से चेंज होगा। दूसरी बात, इन्फ्लेशन के हिसाब से भी प्रीमियम चेंज हो सकता है। मान लीजिए अगर आज आप देख रहे हैं कि 35 ईयर्स की एज तक एक अमाउंट है और 35 से 45 ईयर्स की एज तक आप देख सकते हैं आज की डेट में चार्ट में कि डिफरेंट प्रीमियम है। लेकिन जब आप मान लीजिए आज 25 ईयर्स के हैं या 30 ईयर्स के हैं और जब आप 45 ईयर्स के होंगे उस वक्त तक हो सकता है कि जो चार्ट में आप आज देख रहे हैं प्रीमियम वो ना रहे, प्रीमियम इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ जाए। तो यहां पर यह रिस्क रहेगा कि प्रीमियम टाइम टाइम पर बढ़ सकता है, लेकिन प्रीमियम भले ही बढ़े, अच्छी बात यह है कि लाइफ लॉन्ग रिन्यू करने का ऑप्शन आपके पास हमेशा यहां पर रहेगा। अब दूसरी बात, जो प्रीमियम है, हालांकि मैंने यह बोला कि प्रीमियम यहां पर समय के साथ बढ़ता जाएगा, लेकिन अगर आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के जो राइडर्स हैं उसका प्रीमियम आप देखें, यदि 30 इयर्स की एज में आप एक राइडर प्रीमियम कंसिडर करते हैं और उसके साथ साथ आप देखते हैं कि जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज का स्टैंड अलोन प्लान आप देख रहे हैं उसका प्रीमियम कम है, तो यानी बाद में बढ़ जाएगा, लेकिन अगर सेम एज में आप कंपेयर करें तो जो स्टैंड अलोन क्रिटिकल इलनेस पॉलिसीज है उनके प्रीमियम कम है। तो ये आपको देखना होगा। अब अगेन, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि सबकी सब पॉलिसी एक जैसी नहीं होती हैं। ये जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज या फिर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज भी जो क्रिटिकल इलनेस पॉलिसीज इशू करती हैं, इनके पास जो प्लान हैं उनके फीचर्स और बेनिफिट बहुत अलग अलग हैं। तो पहली चीज तो आप ये देखिए कि जो पॉलिसी आप लेना चाह रहे हैं वो कितने क्रिटिकल इलनेसेस को कवर करती हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा प्रीमियम अगर ज्यादा है, लेकिन अगर वो पॉलिसी ज्यादा क्रिटिकल इलनेसेस को कवर करती है तो डेफिनेटली वो मेरे हिसाब से बेहतर है। तो पहला तो ये पॉइंट हो गया। दूसरी बात उसमें यह है कि कुछ पॉलिसीज यहां भी आपको डिफाइंड बेनिफिट देती हैं, यानी कि डायग्नोसिस होने पर, मतलब वो जो क्रिटिकल इलनेस डिफाइंड है पॉलिसी डॉक्यूमेंट में, यदि उनमें से कोई भी क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस होता है
तो जो लमसम बेनिफिट उसमें लिखा हुआ है उतना पैसा मिल जाएगा, आपको मेडिकल बिल्स देने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ डायग्नोसिस जो है वो रिपोर्ट सबमिट करनी है। डेफिनेटली यहां पर भी वेटिंग पीरियड होगा, यूजुअली 90 डेज का वेटिंग पीरियड होता है। जब आप पॉलिसी पहली बार लेते हैं तो वहां पर 90 डेज का वेटिंग पीरियड होता है, और जब कभी क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस होती है तो उसके बाद कुछ टाइम सरवाइव होने के बाद ही ये बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों यहां पर भी कुछ वेटिंग पीरियड जरूर रहेगा, लेकिन ये सब कंडीशन अगर पूरी होती हैं तो जैसे मैंने बताया कि कुछ पॉलिसीज ऐसी होंगी जहां पर एक लमसम बेनिफिट मिल जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि हम बात करें HDFC एर्गो हेल्थ ऑप्टिमा वाइटल, तो ये क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस पॉलिसी है और यहां पर डायग्नोस होने पर डिफाइंड बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन यदि मैं बात करूं रेलिगियर हेल्थ क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी की, तो यहां पर जो बेनिफिट है वो रिइंबर्समेंट बेसिस पर है, यानी कि इंश्योर्ड पर्सन का हॉस्पिटल में जो इलाज का खर्च होगा वो मिलेगा, जैसा कि किसी और दूसरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में होता है। तो इस तरह से यहां पर आपको देखना यह है कि जो पॉलिसी आप लेने जा रहे हैं उसमें क्या बेनिफिट्स हैं, और मेरी सलाह आपको यह होगी कि आप डिफाइंड बेनिफिट वाली पॉलिसी कंसिडर करें। क्यों? क्योंकि जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ली हुई है, आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली होगी, साथ में हो सकता है कि आपने सुपर टॉपअप प्लान भी लिया हो, तो और लेना चाहिए, तो वो एक बेस कवर और सुपर टॉपअप प्लान जो है वो ऑलरेडी आपके जो हॉस्पिटल के एक्सपेंस हैं उसको टेक केयर करेगा। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में ही बोला, मेन प्रॉब्लम होती है कि उसके अलावा जो दूसरे फाइनेंशियल लॉस होते हैं उसके लिए पैसा कहां से आएगा। तो इसलिए जरूरी है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ यदि क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी ले रहे हैं तो वो डिफाइंड बेनिफिट प्लान हो। तो दोस्तों ये मैंने थोड़ा कंपेयर किया कि जो राइडर है उसके साथ में जो स्टैंड अलोन पॉलिसीज हैं उनको, और मेरी सलाह यही है आपको कि स्टैंड अलोन पॉलिसी कंसिडर की जाए और उसमें भी डिफाइंड बेनिफिट प्लान जो है वो कंसिडर करेंगे तो वो बेहतर है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और शायद आप मुझसे ये पूछेंगे कि फिर आप कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा, यदि आप सुझाव देंगे, कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ पॉलिसी रिव्यू करूं, कुछ क्रिटिकल इलनेस प्लान को रिव्यू करूं आपके लिए, और वो पॉलिसी मैं आपको सजेस्ट करूं। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही जितना अधिक से अधिक हो सके इसको शेयर भी करें। और यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।